हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एंट्री ऐप पर। हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी जो है हमारी भाषा, उसका विकास कैसे हुआ, क्या सारी चीजें हुई, संस्कृत आई पहले कि पहले पाली आई कि पहले प्राकृतिक आई, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी आखिर होती क्या है, कैसी परिभाषा होती है हिंदी की, हम कैसे बोलते हैं, किस तरीके से हम अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। और हिंदी जो है सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो, जो भी एग्जाम है हिंदी जहां पे पूछी जाती है तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है यहाँ पर हमारे नंबर गेन करने का। तो हिंदी को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस सेशन में। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा का हम विकास पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा का अगर हम विकास की बात करते हैं तो देखो, हिंदी भाषा के विकास में हमको क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी से अगर हम बात करें, हिंदी भाषा का हम विकास पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमको भाषा जानना पड़ेगा। आखिर भाषा होती क्या है। भाषा की बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि भाषा आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। भाषा जो है संस्कृत, जैसा कि हमको पता है कि संस्कृत भाषा क्या है, सभी भाषाओं की जननी कही गई। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा की जो है भाष शब्द, ठीक है, भाष शब्द से क्या है यहां पर उत्पन्न, भाष शब्द, या फिर इसको आप बोल सकते हो भाष धातु, ठीक है, भाष धातु से जो है उत्पन्न हुई है, ठीक है, उत्पन्न। अब जो है ये भाष, आखिर जो भाष मैंने बोला, कि भाष का अर्थ क्या होता है। तो अगर कोई आपसे भाष का अर्थ बोले तो वो आपको यहां पर बताना है बोलना या फिर कहना, बोलना या फिर कहना, ये चीज होता है यहां पर क्या, भाष का मतलब, या कि बोलना, या इस तरीके से सारी चीजें। तो मेनली आपको यहां पर याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है, मेनली। और भाषा के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें तो भाषा, अगर कोई पूछ ले कि भाषा के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो मेनली भाषा है जो किसी अक्षर वगैरह से, किसी कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से मिलकर वो एक सार्थक चीज प्रकट करती है। मतलब अब देखो, कुछ भी बोलोगे तो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी, आपको समझ में भी आना चाहिए, यहां पर। तो ये भाष जो है, भाष जो शब्द मैंने बताया वो आपको यहां पर याद रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाषा जो है वो किस धातु से बनी हुई है। तो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बनी हुई है। और मेनली अगर डेफिनेशन कोई पूछता है भाषा की, तो वो आपको यहां पर लगाना है कि भाषा की अगर हम बात करिए, वह साधन है, यह एक जरिया है, यह एक क्या है, साधन है। यह साधन है जिससे लोग या फिर व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों का क्या कर सकते हैं दोस्तों, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई जो कि आपको याद रखना है, कि मतलब कुछ ऐसी चीज है जिससे अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को यहां पर क्या कर सकते हो, आदान और प्रदान कर सकते हो। जैसे कि आपको पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए आप सीधे बोल सकते हो। अगर कोई आपके करीब है व्यक्ति की, आपके आसपास है, तो आप उसको बोलोगे भाई मुझे पानी, प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर है, आपने फोन उठाया, भाई मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। अब कोई व्यक्ति दूसरे देश में है, उसको बोलना है, तो क्या करोगे फिर, पत्र लेखन लोगे, ईमेल करोगे। तो उसको भी हम जानेंगे, ये टाइप्स हो जाएंगी फिर भाषा की, ये जो है टाइप हो जाएगी। तो मेनली अगर मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य अपने भावों को, जैसे उसके भाव हो गए या फिर उसके विचार हो गए, जो चीज मैं बोल रहा हूं समझना, भाव हो गए, विचार हो गए, इनको कैसे प्रकट करता है, इसको कैसे प्रकट करेगा। तो इसके 2-3 टाइप हैं, 3 टाइप याद रखो मेनली, कि कैसे आप अपने जीवन में देखो, कैसे अपनी विचारों को, आपको प्यास लगी है, प्यास का एग्जांपल, पानी पीना, आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो, बोलकर, ठीक है, या फिर किसी को आप बोलोगे लिखकर, ठीक है, बोल दोगे या फिर लिख दोगे। और एक चीज है, जो गूंगा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, वो क्या करेगा, वो इशारों से बताएगा, वो भावों से बताएगा। सांकेतिक भाषा जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
सांकेतिक। तो ये 3 टाइप आपको याद रखने हैं, बोलकर बता सकते हो, लिखकर बता सकते हो, और यहां पर बोलकर, लिखकर और सांकेतिक, जैसे कि जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, वो नहीं समझ सकते तो उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 टाइप है, यही जो है भाषा के टाइप है। अब इसको शुद्ध हिंदी में अगर आप जाओगे तो जैसे कि बोलकर यानी कि क्या बोलोगे? कथित। बोलकर यानी क्या बोलोगे? कथित भाषा, ठीक है, कथित रूप। लिखकर बोलोगे तो लिखित हो गया, लिखकर आप बोलते हो तो लिखित हो जाएगा, और सांकेतिक तो है। तो चलो आगे चलते हैं, इनको हम देखते हैं। तो भाषा के टाइप्स, भाषा की अगर हम बात करें, प्रकार की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ी। पहला क्या हो गया? कथित भाषा। कथित, कथित यानी कि ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बोलना या बोलकर, ठीक है। दूसरी भाषा कौन सी होगी दोस्तों? लिखित। दूसरी भाषा कौन सी हो गई? लिखित यानी कि लिखकर, लिखित यानी कि लिखकर। तीसरी भाषा क्या होगी दोस्तों? सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। तो ये भी एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस आप इसको स्टडी में रखोगे, स्पेशल केस के अंतर्गत। अब बोलकर भाषा के डेफिनेशन कोई बोले तो जिसमें आप अपने भावों को बोलकर, भावों विचारों को क्या कर सकते हो दोस्तों? बोलकर व्यक्त करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कथित। जिसमें आप अपने विचारों को क्या लिख सकते हो? लिखकर करोगे तो उसको लिखित भाषा। और जिसमें आप अपने विचारों भावों को संकेतों के रूप में, संकेतों के रूप में अगर प्रकट करते हो तो वहां पर सांकेतिक भाषा हो जाएगी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसी में अब बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ऐसी ध्वनि चाहिए। अब इसी में जो है, अब बोलने के लिए भी कुछ भी नहीं बोल सकते, तो इसी के लिए वर्णों का यहां पर यूज होता है। ध्वनि हो गया, जो दांत से निकलती है, जो जीभ से निकलती है, जो कंठ से निकलती है। तो इन ध्वनियों के जरिए अपने विचारों, इच्छाओं का अगर प्रकट कर रहे हो तो वो हो जाएगी कथित में। अब लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ण चाहिए, आपको अक्षर चाहिए। तो अक्षरों की मदद से, अब देखो, बोलने की वैल्यू नहीं होती है। आदमी कहीं भी कुछ भी करता है तो बोलता है मुझे लिख के दो। बोलने की क्या वैल्यू? आज आपने कह दिया, कल को क्या प्रूफ है उसका? तो हम लिखकर मांगते हैं। तो उसी के लिए हमने क्या किया? लिखित में प्रमाण लेने के लिए कुछ वर्ण को डेवलप किए, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, आई, है ना। ये सारी चीजें, स्वर व्यंजन, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले सेशन में हमारा जो रहेगा वो पूरा वर्णमाला ही पढ़ेंगे, है ना। कुछ हमने पहले इंग्लिश में जाओगे तो ABCD है, जिससे आप उस चीज को लिख सकते हो। आप अपने शास्त्रों या जो भी चीज है उसको संग्रहण कर सकते हो लिखकर। लिखित में चीजें रहेंगी, बोलकर कितने दिन तक आप याद रखोगे? तो लिखित में सारी चीजें होनी चाहिए। तो लिखित भाषा क्या होगा? जिसके द्वारा ध्वनि चिन्हों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख दो और कुछ भी आप बोल दो, सार्थक जरूर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कमल है, तो ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन कमल हम जानते हैं कि ये कमल एक पुष्प है, लेकिन अब इसको मलक लिख दो, है ना, लमक लिख दो, तो ऐसा नहीं, सार्थक भी होना चाहिए। तो सार्थक वर्ड हमेशा याद रखना, सार्थक भी होना चाहिए। कुछ भी आप बोलोगे तो भाषा नहीं हो जाएगी, ओ वाह 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 कुछ बोलोगे तो ऐसी भाषा नहीं हो जाएगी। एक स्पेशल चीज यहां पर होनी चाहिए, स्पेशल चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, वही चीज मैं बता रहा हूं। तो जैसे कि अब इसको मौखिक भी बोल सकते हो आप भाषा। अब जो कथित है, बोलकर को क्या बोल सकते हो दोस्तों? मौखिक भी बोल सकते हो, मौखिक भाषा भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो? लिखित भी बोल सकते हो। मौखिक और लिखित भी बोल सकते हो। तो अब मेनली मौखिक के अंदर अगर जाओगे तो वही मैंने बताया कि सार्थक ध्वनि होना चाहिए, सार्थक ध्वनि होना चाहिए जो समझ में आए हमको। और वही जो ध्वनि है, इसी को अगर आप किसी वर्ण के फॉर्म में, किसी जो है सांकेतिक चीज के साथ लिख दोगे तो वो लिखित के अंतर्गत चले जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों? लिखित के अंतर्गत चला जाएगा। तो यही चीज जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्या सारी चीजें होती हैं। और लिखित की हमको क्यों जरूरत पड़ी? लिखित की हमको क्यों जरूरी पड़ी? क्यों? क्योंकि जो लोग जो एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से जो दूर हैं, अब पहले के जमाने में टेलीफोन तो था नहीं, अब बहुत दूर हैं, तो कैसे उसको बताओगे? आसपास वालों को तो आपने बोल दिया कि भैया मुझे पानी पीना है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये हो रहा है, लेकिन दूर वालों को क्या करोगे? तो भैया हम चिट्ठी लिखेंगे। तो लिखने के लिए कुछ तो चाहिए हमको, और पत्र वगैरह ये सारी चीज कर
ये सारी चीजें हमने करी, उसके लिए लिपि हुई, बहुत सारे लिपि के आविष्कार हुए, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिली। क्या देखने को मिली दोस्तों? ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल गई। अब अगर हम बात करते हैं तो कैसे हमारी भाषा का विकास हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। चलिए, तो भाषा जो है हमारा, जिसका हम जो पढ़ रहे हैं, भाषा का विकास पढ़ रहे हैं, भाषा का विकास। तो भाषा का विकास कैसे हुआ तो देखते हैं। हमारी जो भाषा है उसको हम दूसरे उससे लिखते हैं। तो सबसे पहले जिसको हम जननी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? संस्कृत भाषा आदि जननी इसको बोला जाता है। तो संस्कृत भाषा के बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद यहां पर आता है पाली। गौर से लिखना, ये सीरीज ही पूछी जाती है। पाली आता है, उसके बाद आता है प्राकृत भाषा, उसके बाद कौन सा भाषा आता है दोस्तों? अपभ्रंश। उसके बाद आता है दोस्तों अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपको देखने को मिलता है हिंदी। तो ये सीरीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें पाली भाषा की, पाली भाषा क्या है? देश की प्रथम भाषा आप बोल सकते हो। देश की दोस्तों क्या बोलोगे इसको? प्रथम भाषा। देश की प्रथम भाषा आप इसको बोलेंगे। उसके बाद पाली भाषा ही क्यों इंपॉर्टेंट है? पाली में क्या हुआ था? जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में? पाली में। ऐसे ही आप प्राकृतिक की तरफ जाते हो तो प्राकृतिक में जो महावीर थे, महावीर यानी कि जैन धर्म की बात करी जा रही है, तो महावीर जैन धर्म के उपदेश दो थे, उपदेश, वो किस भाषा में थे दोस्तों? तो प्राकृतिक में थे। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली लगाना है। प्राकृतिक में किसने दिए? तो महावीर जैन ने दिए। ये सारी चीजें यहां पर आपको करनी है, और सीरीज आपको याद रखनी है, संस्कृत आदि जननी, उसके बाद पाली, फिर आया प्राकृतिक, फिर आया अपभ्रंश, और फिर आई यहां पर हिंदी। फिर आई दोस्तों यहां पर हिंदी, यहां पर आई। तो ये एक सीरीज याद रखनी है भाषा के विकास में। और एक चीज और जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो मतलब पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, तो उसको हम दूसरे कलर से यहां पर पढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास मैं लिख रहा हूं। अब इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा? आर्यन भाषा सुनी होगी, आर्य भाषा सुनी होगी, आर्य प्रदेश के बारे में जाना होगा। भारत में मध्य भारत से, याद रखना, आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो देखो मध्य एशिया बना लो, मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया से आर्य गए कहां पर दोस्तों? याद रखना, ईरान। ठीक है, सॉरी इराक। ठीक है, ईरान, इराक आपको याद रखना है, ईरान। ठीक है, वहां से यहां पर दोस्तों आ जाते हैं भारत, वहां से आ जाते हैं दोस्तों भारत, और एक टुकड़ी यहां से चली जाती है, यूरोप, एक टुकड़ी यूरोप चली जाती है। तो अब जब ये ईरान और भारत से मिक्स होकर जो भाषा बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें तो इंडो ईरान भाषा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन दोनों के मिक्सचर को? इंडो ईरान। ठीक है, इंडियन और ईरानी, तो इंडो ईरान भाषा। और इधर ये दोनों जब मिलेंगे, जब यूरोपियन वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भारोपीय भाषा, भारोपीय। याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है, भारोपीय भाषा। और ये जो भारोपीय भाषा है, इसी की उपभाषा है आपकी इंडो, तो ये इसको आप क्या भरोगे? उपभाषा। तो भारोपीय भाषा की जो है उपभाषा अगर पूछे तो इंडो ईरान भाषा आपको बनाना है। और यही जो है, यहीं पर आपको देखना है, यहीं पर जो है आर्य भाषा की डेफिनेशन मिलती है। अपभ्रंश, आर्य भाषा से ही अपभ्रंश और हिंदी ऐसा बोला जाता है कि उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो अब जो है हम इसी को बेस मानते हुए हिंदी भाषा का विकास देखते हैं कि आर्य भाषा का क्या योगदान है, कैसे है। तो देखो हिंदी भाषा का विकास, वो मैंने जो बताया वो याद रखना। हिंदी भाषा जो है हमारी, हिंदी भाषा का यहां पर विकास। तो देखो हिंदी भाषा का विकास में 3 चीज याद रखना। सबसे पहले क्या होता है? प्राचीन काल है हमारा, तो प्राचीन आर्य भाषा, ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है जैसे कि मिडेवल यानी कि मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन दोस्तों आर्य भाषा याद रखना है आपको। और फिर याद रखना है जैसे इतिहास, सीधे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे ही आधुनिक भाषा,
ठीक है, आधुनिक क्या दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषा, आर्य भाषा। अब देखो जैसे कि प्राचीन काल में हमने देखा था, प्राचीन काल की अगर बात करें तो इसको याद रखना आप 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, आपको यहां पर एक समय याद रखना है, और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपको समय याद रखना है। और अगर हम मतलब 500 ईसा से 1000 ईसा, और उसके बाद अगर हम बात करें 1000 से अब तक, लेटेस्ट अब तक यानी कि अभी तक, आधुनिक के अंतर्गत हम यहां पर चीजें देखेंगे। अब प्राचीन काल में यहां पर ध्यान रखना एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमने पढ़ा था वैदिक काल, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल की भाषा कैसी थी दोस्तों, वैदिक काल की कैसी थी, वैदिक भाषा थी, वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत भाषा थी। और यहीं पर दो भाषा हमने पढ़ी, एक तो पहली वैदिक संस्कृत, दूसरी कौन सी पढ़ी थी, दोस्तों लौकिक संस्कृत। आपने सुना होगा लौकिक, ठीक है, लौकिक संस्कृत पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। तो वैदिक काल में दो भाषाएं चर्चित थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का वर्णन आपको ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऐसे ही जब हम चलेंगे यहां पर मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, मध्यकालीन भारत में आपको यहां पर 2 से 3 चीज याद रखनी है। वो कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी यहां पर सबसे पहले तो पाली भाषा, सबसे पहले कौन सी दोस्तों, पाली भाषा। फिर आ जाता है पाली के बाद क्या, प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक, और फिर आता है अपभ्रंश भाषा। तो वही देखो क्या चल रही है सीरीज, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आधुनिक में यहां पर आ जाएगी हमारी हिंदी भाषा। तो ये जो मैंने बताया है देखो, जल्दी आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलने वाला, आप कई बुक्स इसको पढ़ोगे तब जाके ये ज्ञान आपको अर्जित मिलेगा, एक बुक में नहीं मिलेगा। और वही हमारा प्रयास है कि अगर एक बुक में आपको चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो एक बुक में हम आपको चीजें यहां पर बनाकर दें। तो यही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से चीजें अगर आप याद रखोगे तो बिल्कुल आपको यहां पर याद हो जाएगा। अब हिंदी के अंतर्गत भी बहुत सारी हिंदी देखने को मिलती है, एक है प्राचीन हिंदी, और प्राचीन के बाद आता है मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा आधुनिक हिंदी। ये 3 चीज आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। तो मध्यकालीन हिंदी की अगर बात करें तो लगभग आपको याद रखना है 1100 से 1400 का समय आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 तक, और आधुनिक हिंदी 1850 से लेटेस्ट अभी तक याद रखना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसी में एक आ जाता है जो 1850 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है भारतेंदु युग भी इसको बोला जाता है, भारतेंदु युग। अगर आपसे पूछ लेते हैं ये कब तक था, तो लगभग 1900 तक था, और 1900 के बाद यहां पर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों द्विवेदी युग। क्या हो जाता है, द्विवेदी युग, आपको याद रखना है। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही ज्यादा याद रखने वाली चीजें हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कुछ और चीजें यहां पर देखने वाली हैं। अब भाषा तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमने पूरा भाषा का मैंने आपको विकास बता दिया। अब भाषा के अंतर्गत एक चीज और बची हुई है, हमारी भाषा परिवार। तो भाषा परिवार की बात करें तो देखो परिवार क्या होता है, परिवार में एक लोग से परिवार नहीं बनता, कई लोगों के मिलने से भाषा परिवार बनता है। जैसे कि एक परिवार में एक मम्मी होते हैं, एक पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होती है, कई सारे लोगों का समूह मिलकर यहाँ पर परिवार बनाता है। उसी तरीके से भाषाओं में भी क्या होगा, कई भाषाएं मिलकर एक परिवार यहाँ पर बनाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए कि एक ए है, ये एक परिवार है, एक भाषा है, बी एक भाषा है, सी एक भाषा है, डी एक भाषा है, और एक जगह है जैसे कि भारत, एक जगह है भारत, ठीक है। ए रहने आया भारत, कभी बी रहने आया भारत, सी रहने आया भारत, डी रहने आया, सबकी बोली अलग अलग थी। यहां पर रहे बहुत दिन, उन्होंने साथ में समय बिताया, सारी चीजें हुई और इन्होंने मिलजुल के एक परिवार बना लिया, यानी कि परिवार में क्या होगा, कुछ गुण डी के भी मिलेंगे,
कुछ गुण ए के मिलेंगे, कुछ गुण बी के भी मिलेंगे, कुछ गुण सी के भी मिलेंगे और कुछ गुण डी के भी मिलेंगे। सभी के मिली जुली एक भाषा आपको देखने को मिलेगी, तो उसी को बोला जाता है परिवार। एक परिवार के रूप में भाषा, उसी को यहां पर बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मेनली क्या है कि इसको डेफिनेशन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ भाषाओं की समानता, उस भाषा में आपको कहीं ना कहीं की समानता देखने को मिलेगी। जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स देखने को मिलेगा, अंग्रेज रहने आए, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वही मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं। तो जो है क्या होगा, परिवार कितने हैं, भाषा परिवार अगर पूछे तो 6 प्रकार के होते हैं भाषा परिवार। पहला यहां पर नोट करो दोस्तों, पहला नोट करो इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो इंडो आर्यन भाषा परिवार हो गया। दूसरी आपको याद रखनी है दोस्तों द्रविड़, यानी कि दक्षिण भारत की। कौन सी दोस्तों, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ की बात करी जा रही है, द्रविड़ की बात करी जा रही है, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आपको दोस्तों यहां पर याद रखना है, तीसरा याद रखना है, तीसरा जो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, ऑस्ट्रो या एस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक, ये भी एक भाषा परिवार है। इंडो आर्यन कितनी प्रतिशत बोली जाती है, सबसे ज्यादा 78%। द्रविड़ भाषा कितनी बोली जाती है, तो सिर्फ 19%, 19.5 कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो लगभग जो ये दोनों ने मिलाकर ही यहां पर 98% ले ली और बाकी के 2% में ये सभी आएंगे। तीसरा और चौथा जो है भाषा परिवार, वो आपको याद रखना है सिनो तिब्बत या चिनो तिब्बत भी देखने को मिलेगा। तो सिनो तिब्बत याद रखना है, सिनो तिब्बत यहां पर भाषा परिवार, भाषा परिवार। तो ये जो तिब्बत वाला हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, वहां पर ये बोली बोलने को मिलेगी। पांचवा पॉइंट हो जाता है ताई कड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ताई कड़ाई। ताई कड़ाई भाषा की अगर हम बात करें, ताई कड़ाई भाषा परिवार। और लास्ट वाला जो है एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा, ग्रेट अंडमान निकोबार वाला जो है, तो ग्रेट अंडमान अंडमान जो है, तो अंडमान को अंडमानीज हो जाएगा। ठीक है, अंडमानीज परिवार। तो ये 6 नाम आपको यहां पर याद रखने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, तो इंडो आर्यन आपको लगाना है सबसे पहला क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ पूछ लेंगे आपसे कि गारो जो मेघालय की जो भाषा है, गारो कहां पे बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है, तो वो किस परिवार का हिस्सा है, ऐसा प्रश्न यहां से पूछ लिया जाएगा। तो आपको लगाना पड़ेगा कि भाई मेघालय कहां है, पूर्वी क्षेत्र में है, तो वो क्या हो जाएगा, जो है चीनी तिब्बती हो जाएगा। तो चलो दोस्तों यहां पर आगे हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंडो आर्यन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों यहां पर इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन की बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी, तो वो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत याद रखना है, हिंदी याद रखना है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, हिंदी, उर्दू, बंगला। ठीक है, बंगला हो गया, कश्मीरी हो गई, कश्मीरी। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है सिंधी पंजाबी, सिंधी पंजाबी। उसके बाद और भी हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि गुजराती आ जाएगा, गुजराती। ठीक है, गुजराती हो गया, यहां पर मराठी हो गया, मतलब मेनली फेमस लैंग्वेज आपको इसी में मिल जाएगी, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, नेपाली हो गया, असमिया हो गया, असमिया। ठीक है, ये सभी आपको इंडो आर्यन के अंतर्गत मिल जाएगा। फिर आता है हमारा दूसरा वाला, क्या पढ़ा था हमने, द्रविड़। दूसरा पढ़ा था द्रविड़ परिवार। तो द्रविड़ परिवार के अंदर कौन कौन सी पश्चिमी भाषा हो जाएगी, सबसे पहले तो आपको याद रखना है तमिल तेलुगु। ठीक है, तमिल तेलुगु आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, तेलुगु। फिर जो है कन्नड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कन्नड़ भाषा हो जाएगी। फिर मलयालम, ठीक है, केरल मलयालम हो जाएगा। उसके बाद जो है एक आता है, एक भाषा आपको याद रखनी है जो तुलु है। ठीक है, एक तुलु करके देखने को मिलेगा, और एक जो है जैसे कि अगर हम बात करें गोंडी भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, गोंडी। तो ये आपको याद रखना है, द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्ट्रो एशियाटिक पढ़ा था। तीसरा जो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक परिवार पढ़ा था। इसके अंदर मेनली आपको याद रखना है संथाली,
संथाली याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहां पर सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो संथाली है, संथाली भाषा की अगर हम बात करें तो संथाली किसके अंतर्गत आती है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत याद रखना है। और एक और है संथाली के अलावा आता है हो के साथ आता है जो मुडारी करके है, ठीक है, मुडारी याद रखना है आपको, और खांसी भी याद रखना है। ये सभी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो हमने पढ़ा था सिनो तिब्बत और चीनी तिब्बत जो था, यहां पर सिनो तिब्बत, सिनो या फिर जिसको हम चीनी बोल सकते हैं, चीनी तिब्बती परिवार, चीनी तिब्बत परिवार आप इसको बोल सकते हो, परिवार। उसके अंतर्गत कौन कौन सी, तो जो हमने देखो जो पूर्वी देश में आएगी जैसे कि बोडो हो गया है ना, बोडो हो गया। उसके बाद जो है जैसे कि आता है गारो, ठीक है, गारो, गारो मेघालय में गारो बोली जाती, गारो हो गया। दिमासा याद रखना है, दिमासा हो गया। उसके बाद और जो देखने को मिलेगा एक आता है कचारी, कचारी भी पूछी जाती है, कचारी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आता है कोक बोरोक, एक ये याद रखना, कोक बोरोक। कोक बोरोक की अगर बात करें तो कोक बोरोक जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे देखो इंपॉर्टेंट जो है मैं अभी मार्क कर दूंगा कौन कौन से यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1 2 3 4 जो है गए, पांचवें की बात करते हैं। पांचवें की यहां पर हम बात करते हैं तो देखो जैसे कि है अंडमानीज भाषा, ठीक है, अंडमानीज। तो अंडमानीज जो है परिवार जो है, परिवार जो है इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो अंडमानी देखने को मिलेगा। क्या होगा, अंडमानी, ठीक है, अंडमानी, अंडमानी देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार। और ग्रेट, ग्रेट लगा लो, ग्रेट अंडमानी भाषा भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम येलो से मार्क करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट संथाली पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाता है यहां पर जो याद रखना है आपको, गारो याद रखना है, ये गारो, गारो भी बहुत पूछा जाता है। तो ये दो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी आपको यहां पर याद रखना है, सारी चीजें यहां पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे कि कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि विश्व और भारत, विश्व और भारत में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा, सर्वाधिक भाषा का क्रम बताओ कि सबसे ज्यादा, फिर कम कम कम, मतलब टॉप 5 अगर आपसे पूछे तो क्या, तो यहां पर आप बना लो एक टेबल विश्व की और एक टेबल बना लो भारत की। इन दोनों को बनाओ और इधर जो है बीच में एक लाइन खींचते हैं हम और देखेंगे। तो पहली जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो चीनी, कौन सी दोस्तों बोली जाती है, चीनी। कैसे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, चीन की है, चीन की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाएगी दोस्तों, चीनी बोली जाएगी। चीनों में भी कौन सी, मडारिन याद रखना, मडारिन, मडारिन चीनी बोली जाती है सबसे ज्यादा। और इंडिया में आ जाओगे भैया तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी, हिंदी हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है स्पेनिश। स्पेन एक छोटा सा देश है लेकिन फिर भी स्पेनिश सेकंड नंबर की भाषा देखने को मिलेगी विश्व में। और इंडिया में कौन सा भैया, आमी जे तुमार, बंगला, ठीक है, बंगाली भाषा, बंगला भाषा आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जैसे कि जो तीसरे की अगर हम बात करें, जैसे दीदी 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 बंगला में क्या बोलती थी, खेलना हो बे, ये सारी चीजें, तो वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। तीसरी नंबर पे आती है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, जिसको हम सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं, इंग्लिश नहीं बनती हमसे। और इंडिया में तीसरे नंबर पे जो आती है लैंग्वेज वो आती है मराठी, वो आती है मराठी। चौथे नंबर पे विश्व लेवल पे जाओगे तो हिंदी यहां पर हमारी चौथे नंबर की आती है वर्ल्ड में। और चौथे नंबर में इंडिया में जाओगे तो फिर आ जाता है तेलुगु। क्या आता है दोस्तों, तेलुगु देखने को मिलेगा। और पांचवा लास्ट जो हम देखने को वाले हैं बंगाली। तो विश्व में भैया टॉप 5 में अपन हैं, बांग्ला भाषा है पांचवे की, चौथे पे हिंदी है। और यहां पर जाओगे तो यहां पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तमिल देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है टेबल के फॉर्म में, इसको याद रखना। वेरी आईएमपी है, एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में टकरा ही जाएगा आपको। चीनी सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में, इंडिया में हिंदी, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये जो है चीजें आपको नोट करने वाली हैं, कॉपी में नोट करो इसको और यहां पर याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो हमने जो देखा यहां पर हिंदी भाषा का विकास देखा, ये सारी चीजें यहां पर देखी। अब एक चीज बचती है जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आर्टिकल 343 जो हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर राजभाषा हिंदी, राजभाषा, तो राजभाषा हिंदी
हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक लाइन आप लिखो कि इसमें कौन सी भाषा है। तो एक तो ये मानक हिंदी है, मानक हिंदी है, मानक हिंदी का दर्जा मिला है। अब लेकिन ये कौन सी भाषा है, मानक तो है लेकिन कौन सी भाषा को रखा गया है, तो मेनली जो इसमें याद रखना है सौर, सौर सेनी, जैसा कि आपको पता है सौर सेनी, मैंने बताया सौर सेनी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से यहां पर विकसित हुई है। तो सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित, अपभ्रंश से विकसित, विकसित कौन सी भाषा, विकसित कौन सी भाषा, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों कौन सी, पश्चिमी हिंदी, याद रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। पश्चिमी हिंदी को मानक खड़ी बोली के रूप में जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। तो पश्चिमी हिंदी, अगर ऑप्शन में जब पश्चिमी हिंदी ना हो तो सौर सेनी अपभ्रंश लगाना है, अगर आपको दोनों ऑप्शन में हो तो पश्चिमी हिंदी आंसर लगाना है। और अगर पूछी जाए कौन सी लिपि है, अगर लिपि पूछी जाए कौन सी लिपि है, तो वो आपको याद रखना है देवनागरी, देवनागरी याद रखना है, देवनागरी लिपि इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिपि क्या है, तो लिपि देखो वही चीज है जो आप बोलते हो उसको संग्रह करने के लिए, लिखने के लिए जिस चीज का प्रयोग कर रहे हो उसको सीधे सीधे आप याद रखना कि लिपि बोला जाता है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देवनागरी लिपि है, कोई अगर आपसे पूछ ले राजभाषा कौन सी लिपि जो है उसको दर्जा मिला है, तो देवनागरी को मिला है। तो यही सारी चीजें, सौर सेनी अपभ्रंश तो है ही, सौर सेनी अपभ्रंश तो है ही, लेकिन उसके साथ सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली को जो है यहां पर राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ये भी यहां पर IMP हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब एक क्विज लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक क्विज, क्विज लगा लेते हैं, यानी कि एक टेस्ट लगा लेते हैं, छोटा सा 4 से 5 क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं उसको, तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलो हम क्विज की तरफ यहां पर बढ़ते हैं, क्विज की तरफ हम यहां पर पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्विज कहां है। तो पहला प्रश्न जो है हमारे पास क्विज का, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। जो भाषा उसकी सबसे छोटी इकाई यहां पर क्या हो जाएगा, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ण। इसको जो है वर्णमाला के अंदर ज्यादा अच्छे से आपको ये सारी चीजें यहां पर समझ में आएंगी। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, वर्ण के ही टाइप हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, किस धातु से हुई है। तो हमने पढ़ा है, इसमें हलंत लगा लेना, हमने पढ़ा है कि जो संस्कृत है, जो संस्कृत है, तो संस्कृत की कौन सी धातु दोस्तों, भास धातु, भास धातु से उत्पत्ति हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। और भास धातु का अर्थ क्या पढ़ा था हमने दोस्तों, हमने पढ़ा था बोलना, बोलना या फिर कहना। तो भास धातु का अर्थ क्या है दोस्तों, बोलना या फिर कहना। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी भाषा किससे विकसित हुई है। तो हिंदी किससे विकसित हुई है, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत के बाद पाली पढ़ा था, पाली के बाद प्राकृतक पढ़ा था, प्राकृतक के बाद अपभ्रंश पढ़ा था, अपभ्रंश पढ़ा, और अपभ्रंश के बाद यहां पर हिंदी देखने को मिला। मैंने हमेशा बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इसमें क्या है दोस्तों, अपभ्रंश, अपभ्रंश है। और अपभ्रंश में भी यहां पर कौन सा अपभ्रंश आपको देखने को मिलता है दोस्तों, सौर सेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। सौर सेनी अपभ्रंश से ही आपको हिंदी का विकास देखने को मिलेगा, पश्चिमी हिंदी का विकास देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सौर सेनी अपभ्रंश सही आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, बुद्ध, बुद्ध से आंसर है यहां पर, बुद्ध ग्रह नहीं है, वो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, सिद्धार्थ गौतम ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था पाली और प्राकृतिक दो भाषा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाली भाषा इसका सही आंसर होगा। पाली में जो है गौतम बुद्ध ने दिया था, पाली में किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। और जो है प्राकृतिक भाषा की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है महावीर जैन, महावीर जैन याद रखना है। तो महावीर जैन ने जो अपना उपदेश दिया था, ये सारी चीजें, तो ये दो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में अगर आपसे कोई पूछ ले तो यहां पे लगाना है गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतेंदु युग का
काल कब से माना जाता है? तो मैंने यहां पर 3 चीजें आपको बताई थी। भारतेंदु युग बताया था और द्विवेदी युग बताया था। भारतेंदु युग मैंने बताया था 1850 से 1900 तक आपको देखने को मिलेगा, और द्विवेदी युग 1900 से अभी तक, जो कि किसके अंतर्गत आ रहे थे? आधुनिक के अंतर्गत आ रहे थे। आधुनिक युग के अंतर्गत आ रहे थे। जो चीजें मैंने आपको यहां पर पढ़ाई थी आधुनिक हिंदी के अंतर्गत हमने पढ़ाई थी। तो इसमें 1850 देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 1850, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखो, जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, जहां भी हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, वहां पर ये प्रश्न कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए अब होमवर्क प्रश्न है, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो राजभाषा हिंदी है आर्टिकल 343 के अंतर्गत, 343 का ए यूनियन लैंग्वेजेस, तो उसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी, मानक हिंदी किस भाषा से निर्मित है? जो राजभाषा हिंदी है या जो मानक हिंदी है, किस भाषा से निर्मित है? हिंदी भाषा से, सौरसेनी से, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके यहां पर बताना है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्या सारी चीजें हो जाएंगी। और अगला जो सेशन होगा, जो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा होगा दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक आज अगला जो हम पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। पूरा का पूरा वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला को समझेंगे कि क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वर्णमाला को पूरा देखेंगे। और बहुत अच्छे से हिंदी को इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही मजेदार तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।